मैं डॉक्टर जीशान अहमद, ईएनटी सर्जन। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी, कुछ कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम्स जो कि सभी लोग फेस करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने की, सिंपल सॉल्यूशंस निकालने की। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते रहे हैं कि डॉक्टर, क्या मुझे अपने कान में तेल डालना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो कान होते हैं, कान के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये अपने सिक्रीशंस को छोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कान में नेचुरली ऑयल बनता है, और जो बनता है ऑयल, उसकी पीएच वगैरह, उसका केमिकल कंपोजिशन एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा कि हमें हमारे कान को चाहिए होता है। तो बाहर से तेल डालने के लिए एक तो ये हो गया कि आपको तेल डालने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नेचुरल ऑयलिंग ऑफ द ईयर। तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लीजिए हमारी ऑयलिंग सिस्टम कान की खराब है, तब तो हमें तेल डालना चाहिए। देखिए, तेल डालने में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको तो पता नहीं कि आपका अंदर कान कैसा है, लाइक आपका कान का पर्दा ठीक है कि नहीं है, उसमें कोई परफोरेशन है कि नहीं, कोई सुराग है कि नहीं है। तो वैसी स्थिति में अगर आप तेल डालते हैं तो कान के अंदर वो सुराग के थ्रू होते हुए मिडिल ईयर में चला जाता है। मिडिल ईयर में फिर वो वहां के ऊपर इन्फेक्शन करता है। भाई, ऑयल के अंदर तो वहां बैक्टीरिया जमेंगे, फंगस जमेगी। काफी मरीज हम लोग देखते हैं जो कि ऑयल डालने के बाद में फंगल इन्फेक्शन लेके आते हैं। हाँ, ये सबके साथ नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो भी आदमी कान में ऑयल डालेगा तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। किसी किसी को हो जाता है। मान के चलिए कि 10-15% लोगों को हो जाता है। तो ये एक बिग नंबर है, इसलिए कान में तेल डालना हम मना करते हैं। नंबर एक, उसकी जरूरत ही नहीं है, वहां पे ऑलरेडी ऑयल बन रहा है। सेकंड, वहां के ऊपर तेल डालने से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा, कान का मोटा मोटी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको समझाऊं तो कान के अंदर ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया, जिसको पिन्ना बोलते हैं, जो आमतौर पे पकड़ के टीचर्स मारते हैं। पहले मारते थे, अब नहीं मारते। तो ये पिन्ना हो गया। फिर इसके अंदर एक सुरंग सी जाती हुई दिखाई देती है, उसको बोलते हैं ईयर कनाल। वो सुरंग एक ऐसा रास्ता नहीं है जो कोई पास ऑफ हो जाए। वो सुरंग एक ब्लाइंड सुरंग होती है। अंदर जाके वहां पे एक वॉल खड़ी होती है, बहुत ही पतली होती है, इसीलिए उस वॉल को पर्दा बोलते हैं। बहुत ही थिन होता है, 0.1 मिलीमीटर। तो वो पर्दा वहां पे उसको ब्लाइंड कर देता है। तो ये सुरंग ना होकर के समझिए एक पाउच है। फिर पाउच जहां पे खत्म होता है, पर्दा रहता है, उसके बाद में एक स्पेस होता है जिसको ईएनटी डॉक्टर्स अक्सर मिडल ईयर कहते हैं। मिडल ईयर का आपने बहुत नाम सुना होगा, खास करके वो लोग जो कि कान की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्होंने जरूर मिडल ईयर शब्द सुना होगा। तो मिडल ईयर वो स्पेस होता है जहां पे एयर रहती है। कान की सुनाई देने वाली हड्डियां होती हैं जो सुनाई में मदद करती हैं, ईयर बोन्स जिसको बोलते हैं, ऑसिकल्स बोलते हैं। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो मैलियस इनकस स्टेपीज इस नाम से इन हड्डियों को जानते हैं। और जो इसमें से स्टेपीज हड्डी होती है, ये स्टेपीज बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। इसका डायमीटर जो होता है, जो एरिया होता है, वो लगभग 2 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया होता है इसकी फुट प्लेट का। तो ये सारी हड्डियां फिर अंदर जाती हैं और सुनाई के अपैरेटस में एंड अप करती हैं। फिर उसके बाद में कॉक्लिया और हेयरिंग अपैरेटस रहता है। तो ये तो डिटेल्स हो गई, ये कान का मोटा मोटी स्ट्रक्चर हो गया। और एक दूसरी प्रॉब्लम अक्सर लोग पूछते हैं सफाई के बारे में, कि कैसे कान को साफ करेंगे। इसके बारे में भी कुदरती तौर पे नेचुरल मैकेनिज्म हमें मिला हुआ है जो कि कान को क्लीन करता रहता है। ऑटोमेटिक क्लीनिंग, कान अपने आप साफ होते रहते हैं। अक्सर आपने देखा हो, कभी कभी कान में ऐसे किया तो कुछ पपड़ी जैसा व्हाइटिश, कभी किसी को ब्राउनिश उंगली में लग जाता है। ये नेचुरल मैकेनिज्म से बाहर आता हुआ गंदगी है, बाहर आता हुआ वैक्स है। तो वैक्स अंदर कहां से आ गया, किसी ने डाला तो नहीं, वो अंदर बन रहा है ऑलरेडी। जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स थे, जो ऑयल ग्लैंड्स थे, उसके अलावा जो डस्ट अंदर एंटर करता है,
वो उस ऑयल में चिपक जाता है और एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये बाहर आते रहता है। अंदर की जो स्किन होती है वो स्लाइड करती है, बहुत तेजी से बेल्ट की तरह स्लाइड नहीं करती है, बहुत ही स्लो मूवमेंट्स होते हैं। तो इसको मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक बार क्या किया, एक पेंट या ये समझिए इंक लिया। इंक का एक छोटा सा डॉट कान के एकदम भीतरी हिस्से में, जो सुरंग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस सुरंग के एकदम भीतरी हिस्से में वो एक डॉट रखा। फिर उसको नोटिस किया 1 वीक के बाद में, तो अपनी पुरानी पोजीशन से वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आया, 1 मिलीमीटर मानिए। जो सुरंग होती है उसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर की होती है, तो वो 2 सेंटीमीटर के आसपास, तो वो धीरे से बाहर आया। फिर और उसको हम लोगों ने 1 महीने बाद फॉलो किया, तो वो और बाहर आया। लगभग 1 महीने में वो पूरा बाहर की तरफ आ गया। इसका मतलब ये कि ये प्रूफ हो गया, जो कान के अंदर की स्किन होती है ये सुरंग के अंदर सबसे अंदरी हिस्से से बाहर के हिस्से की तरफ मूव करते रहती है। इसका मतलब यदि कोई गंदगी अंदर है तो वो इसके साथ साथ धीरे 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 बाहर आती है। बाहर आके कई बार वो अपने आप से गिर जाती है, कई बार हमें वहां पे हल्की खुजली फील होती है, तो हम अनायास ही वहां पे टच करते हैं और वो चीज बाहर निकल जाती है। तो ये है नेचुरल मैकेनिज्म कान की क्लीनिंग का, जो अपने आप होते रहता है, हमेशा सबके साथ यही होता है। कभी कभी ये मैकेनिज्म फेल कर जाता है। फेल करने में भी हमारा कभी कभी योगदान रहता है। तो हम क्या करते हैं, वो बड वर्ड लेकर के अंदर में सफाई रगड़ाई कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब इतना डेलिकेट मैकेनिज्म है, इतना इंट्रिकेट मैकेनिज्म, हम उसको रगड़ाई करेंगे, वैसी स्थिति में वो सिस्टम भी तो डैमेज होगा। फिर वो बाहर आना बंद हो जाएगा, फिर वो अंदर फंसना शुरू होगा, हीप अप होना शुरू होगा, कलेक्ट होना शुरू होगा। फिर आगे चल के इतना ज्यादा कभी कभी कलेक्ट हो जाता है कि सुनाई देना लगभग कम होने लगता है और कान भारी लगने लगते हैं, बंद लगने लगते हैं। वैसी स्थिति में फिर आपको ईएनटी सर्जन के पास जाके उसको निकलवाने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो कान खुल जाए और आपको अच्छा सुनाई देने लगे। तो नेचुरल मैकेनिज्म से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन अक्सर लोग बड्स के बारे में पूछते हैं कि भाई ये ईयरबड यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में एक बहुत फनी सी बात है कि जिसको आम भाषा में हम ईयरबड बोलते हैं, एक्चुअली वो ईयरबड नहीं होती। आप अगर अभी आपके पास पैकेट हो तो आप उठा के देखिए, पूरे पैकेट पे आपको कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि दिस इज ईयरबड, फलाना कंपनी का ईयरबड। नो, यू विल फाइंड नो वेयर, कहीं पे भी आपको ईयरबड मेंशन पूरे पैकेट में मिल जाए तो अभी आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। अभी आप मेरे को उसका स्नैपशॉट लेकर के भेजो, फोटो लेकर के भेजो। अगर कहीं पे भी लिखा हो ईयरबड, तो दोज आर नॉट ईयरबड्स। किसी भी सूरत में आप उसको ईयरबड ना समझें। और बेहतर समझने के लिए अगर आप उस पैकेट को रिवर्स करेंगे, पीछे में पलट के देखेंगे, बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि इस बड को, ईयरबड नहीं, बड को कान में ना डालें। यस, तो वो साफ साफ तौर पे ये मेंशन करते हैं पैकेट्स कि इन बड्स को कान में ना डालें। वो आपकी मर्जी है, आप उसको ईयरबड कहते हो, आप उसको कान में डालते हो। अल्टीमेटली क्यों ऐसे लिखा होता है कि इसको कान में नहीं डालें? क्यों उसको ईयरबड करके नहीं लिखते हैं? क्या जाता है लिखने में, ईयरबड लिख लें और वो ज्यादा सेल करें। बट वो इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बड्स कान में डालने के लिए नहीं बनी होती। दीज आर सिंपल बड्स। बहुत से लोग इसको क्राफ्ट में यूज करते हैं, कुछ लोग इसको मेकअप में यूज करते हैं, कुछ लोग इसको वाइप करने के लिए यूज करते हैं, कभी कभी इसको ऐसे कीचड़ निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो दीज आर बड्स। कॉटन जिसपे लगी होती है, ऐसी तीली जिसपे कॉटन लगी हुई है, कॉटन बड्स कह सकते हैं। तो दीज आर नॉट ईयरबड्स। ईयर में डालेंगे, हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ईयर में इस बड को डाल रहे होते हैं और एक्सीडेंटली वो अंदर में इतना डीप चली जाती है, जो हम सुरंग का ब्लाइंड एंड की अभी बात कर रहे थे, जहां पे पर्दा लगा होता है, तो ये बड उस पर्दे को डैमेज कर देती है, सुराग बन जाता है, होल बन जाता है। कभी कभी एक्सीडेंटली ऐसा भी होता है कि कोई सज्जन है, वो ऐसे वो बड को लेके कान में सफाई कर रहे हैं और इधर से कोई उनका बच्चा है, उसने ऐसे प्रेस कर दिया तो उसमें भी जाती। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे साफ कर रहे हैं, फिर ऐसे टर्न किए, उधर दीवार थी उससे लड़ गए। कई बार डीप करते करते अपने आप ही उसमें ट्रॉमा हो जाता है, चोट लग जाती है और पर्दे में सुराग हो जाता है, पर्दा फट जाता है।
तो ईयरबड्स नाम की कोई चीज नहीं होती, और ये जो कॉटन बड्स होती हैं आप इसको कभी भी यूज नहीं करिए। हाँ, अगर आपको एकदम जिद पे है कि नहीं मुझे ये बड्स यूज ही करनी है, तो आप ये आउटर पार्ट, ये पार्ट और ये जैसे ये वाले एरियाज होते हैं, इनको साफ करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। जो सुरंग की हम बात कर रहे थे, जो कनाल की बात कर रहे थे, उसको कभी भी साफ मत करिए। अच्छा, तो फिर ये आता है कि कैसे, फिर वो साफ कैसे होगा? तो हमने बताया कैसे साफ हो रहा है। इन केस कभी किसी कारणवश वो नहीं क्लीन हो पाता है, तो वैक्स अंदर इकट्ठा हो जाता है, तब वैक्स उसको निकालना पड़ता है। हर कलेक्टेड वैक्स को निकालने की जरूरत भी नहीं होती। तो कब निकालेंगे वैक्स? जब वैक्स इतना हो जाए कि वो आपको प्रॉब्लम करने लगे। प्रॉब्लम में क्या है? इतना वैक्स कि वो आपकी सुनने की रास्ते को ब्लॉक कर दे, इतना ज्यादा वैक्स हो जाए, या फिर वो आपको इचिंग, एक्सेसिव इचिंग करने लगे। हल्की फुल्की इचिंग हुई, दैट इज अगेन अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि आप उसको हल्का सा इचिंग हुई, उंगली से किया तो थोड़ा साफ हो गया। बहुत ही ज्यादा इचिंग होने लगी कि आप खुजली कर करके खून निकाल लें। सेकेंड। थर्ड, वो वहां के ऊपर में इन्फेक्शन करने लगे। कई बार इस वैक्स के कारण में कान के अंदर में फुंसी, फोड़े, बॉयल्स, इस तरह की चीज हो जाती हैं। तो उस स्थिति में भी फिर इस वैक्स को निकालने की जरूरत पड़ती है। या फिर कभी कान से पानी जैसा आने लगे, पस आने लगे, या फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो इस स्थिति में इसको क्लीन करने की जरूरत होती है। क्लीनिंग का तरीका सिंपल है। कैसे क्लीन होती है अगर आप देखना चाहें तो हम लोग का यूट्यूब चैनल है, उस पर क्लीनिंग का वीडियो भी है, और उसको देख सकते हैं कैसे एक्चुअली वैक्स को क्लीन किया जाता है, ए ट्रॉमेटिक तरीके से, पेनलेस तरीके से, और सबसे इजीली। कभी कभी बहुत ही जटिल तरीके से वो अंदर फंसा हुआ रहता है। वैसी स्थिति में उसको हम सॉफ्टनर देते हैं, जो वैक्स को सॉफ्टन करते हैं। कई सारे ईयर ड्रॉप्स आते हैं जो वैक्स को सॉफ्टन करते हैं, और ये कोई फार्मेसी वैसा प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट नहीं है, ओटीसी है, ओवर द काउंटर है। आप इजीली जाके उसको फार्मेसी से ले सकते हैं। कोई भी वैक्स सॉफ्टनर डाल करके फिर उसको क्लीन करा ले। अच्छा, वैक्स सॉफ्टनर भी डालने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपके कान में कहीं सुराख तो है नहीं। अक्सर लोगों को पता रहता है कि उनके कान के पर्दे में छेद है कि नहीं है। बहुत से लोग बचपन में दिखाए हुए रहते हैं, तो सुराख के बारे में उनको आइडिया रहता है कि नहीं। यदि सुराग है पर्दे में, तो कभी भी ऑयल, तेल, कुछ भी दवाई बिना डॉक्टर से पूछे हुए मत डालिए, क्योंकि फिर वही होगा, आपके सुराग के थ्रू वो दवा अंदर मिडल ईयर में जाएगी, वो इन्फेक्शन करेगी। एक और सवाल जो बहुत ही कॉमनली लोग पूछते क्या है, वो एक्चुअली कभी कभी सुबह उठे, शीशा देखा, शीशे में फेस देखने के बजाय वो अपने मुंह के अंदर देख लेते हैं। ऐसे मुंह फाड़ के देखा, अंदर में उन्हें कुछ दिखता है और उन्हें लगता है कि उन्हें कैंसर हो गया। अक्सर लोग ये डर लेके, भय लेके हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर आप प्लीज चेक करके बता दो कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। तो ये जो हैबिट है मुंह खोल के शीशे में देखने वाली, ये बहुत ही खराब हैबिट है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी अगर महीनों में एक बार आपने देख लिया तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज वो अंदर देखने के एरियाज नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके का डर, भय उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है कि कैंसर है कि नहीं है, तो आप कंसल्ट करो, आप उसको क्लियर आउट कर लो। बट अंदर देखने पे क्या होता है, सभी की थ्रोट अंदर से रेड होती। आपने देखा रेड है, आपको लगा ओ मुझे कैंसर हो गया। या फिर किसी को लगा अंदर में येलो स्पॉट्स। अक्सर येलो स्पॉट्स की प्रॉब्लम भी लोग बताते हैं कि डॉक्टर मेरी थ्रोट में अंदर देखेंगे तो दोनों साइड्स के अंदर में येलो येलो स्पॉट्स हो गए हैं। कहीं किसी को 10 दिखते हैं, किसी को 5 दिखते हैं, 12 दिखते हैं। तो वो जो स्पॉट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड फॉलिकल्स, और वो भी एक तरीके का लगभग नॉर्मल कंडीशन ही है। तो जो थ्रोट के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, थ्रोट में 2 टॉन्सिल्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। जो तालू होता है, तालू के साइड्स में, तो वो गोल गोल ऐसे करके होते हैं और उनके अंदर कई सारे छिद्र होते हैं। ये भी नॉर्मल है, छिद्र भी नॉर्मल है, टॉन्सिल्स भी होना एक नॉर्मल चीज है। सभी लोगों के टॉन्सिल्स होते हैं। एक और लोग कहते हैं मेरे साइनस हो गया, उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो साइनस क्या होता है, लेकिन अभी टॉन्सिल्स के बारे में बताते हैं। तो सभी लोगों के ये 2 छोटे छोटे मासेस थ्रोट के अंदर रहते हैं, रहने से कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर गड्ढे होते हैं, गड्ढे होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी गड्ढे के अंदर येलो स्पॉट्स आ जाते हैं, जिनको कि फॉलिकल्स बोलते हैं।
अच्छा, अगर मेरी आवाज साफ नहीं हो तो प्लीज मुझे बता देंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है। तो वो जो गड्ढे होते हैं उनमें येलो येलो स्पॉट्स जिनको फॉलिकल्स बोलते हैं, ये भी नॉर्मल होते हैं, तो इससे कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें कि ये फॉलिकल्स खत्म हो जाएं, हट जाएं, उसके लिए सिंपल गार्गल कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर भी काफी है। अगर नमक थोड़ा सा डाल करके पानी में नमक डाल के उससे भी गार्गल कर सकते हैं। बहुत लोग दवा से भी करते हैं, तो किसी तरह की पोविडोन आयोडीन की दवाइयां आती हैं, कई सारी कंपनी की मिलती हैं, आप किसी की भी लेकर के 1% से उसको गड़गड़ गड़गड़ ऐसे करके गार्गल कर सकते हैं। तो गार्गल करने के लिए भी हम लोग बताते हैं कि लगभग जब भी गार्गल करें और लिक्विड मुंह में डालें तो 1.5 से 2 मिनट तक गार्गल करें। इतना देर करें कि अंदर उसका इफेक्ट आए, ये नहीं कि एक बार किया और फिर फेंक दिया। तो लगभग 1.5 से 2 मिनट लगता है। और टेस्ट कैसे करेंगे कि आपने ठीक से गार्गल किया कि नहीं किया? तो अगर आपने पोविडोन आयोडीन बीटाडीन इस तरीके की दवाओं से गार्गल किया है, तो जब आप गड़गड़ गड़गड़ 1.5-2 मिनट तक करके थूकेंगे तो बेसिन में देखें कि जब आपने थूका तो छींटे बनी कि नहीं बनी। अगर पूरे में छींटे बन गई, इसका मतलब आपने कम देर तक गार्गल किया है। तो जब 1.5-2 मिनट तक आप उसको करते हैं और जब उसको स्पिट करते हैं तो वो एक जगह कलेक्ट होकर के पास ऑफ होता है, कोई छींटे नहीं बनती है। अच्छा, और अभी हम लोगों ने बात की थी साइनसेस के बारे में कि ये साइनस क्या बीमारी होती है, ये साइनस आखिर कौन सी बीमारी होती है। ये एक तो बहुत ही कॉमन, मुझे लगता है हर तीसरा आदमी इस बारे में बोलता है कि मुझे साइनस हो गया है। कभी आपने ये सुना है किसी ने कहा हो कि मुझे उंगली हो गई है या नाक हो गई है या आंख हो गई है? जैसे कि ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, नाक, आंख, उंगली, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ऐसे ही साइनसेस भी नाक के साइड में एक एरिया होते हैं, पैरानेजल साइड। पैरा मीन्स साइड, नेजल मीन्स नाक, नाक के साइड में साइनस। तो ये हॉलो एरियाज होते हैं नाक के अंदर, साइड में कई सारे होते हैं, और ये हर एक को होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको साइनसेस ना हो। जिसको नहीं होते हैं उसको बीमारी होती है। हाँ, जिसको ये साइनसेस नहीं होते हैं उसको बीमारी होती है। तो आखिर कैसे ये, मतलब ये समाज में फैला कैसे कि मुझे साइनस है? साइनस अक्सर लोग कहते रहते हैं मुझे साइनस है। तो ये साइनस कोई बीमारी नहीं होती, एक बॉडी पार्ट है, आप समझ गए होंगे। तो प्रॉब्लम कहां आती है? कई बार लोगों को इन साइनसेस जो एरियाज होते हैं ये खाली गड्ढे जैसे होते हैं, खाली डिब्बे जैसे होते हैं। इसके अंदर बलगम, म्यूकस कलेक्ट हो जाता है। आमतौर पे इसको खाली रहना चाहिए, ये खाली रहने चाहिए। यहां पे भी होते हैं साइनसेस, इसके अंदर, यहां ऊपर में नहीं होते। ये हड्डी है, ये हड्डी के अंदर में हॉलो एरियाज होते हैं, यहां पे भी, यहां पे भी, और आंख के ऐसे बीच साइड में भी होते हैं, इथमोइड, फ्रंटल, मैक्सिलरी। जो लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें इसके बारे में पता भी होगा। तो ये जो एरियाज होते हैं ये हॉलो एरियाज होते हैं, इनके अंदर हवा भरी होती है। ये हमारे चेहरे को लाइट रखने के लिए होते हैं। सोचिए इतनी छोटी सी गर्दन पे इतना बड़ा हेड, उसमें ब्रेन, सारी चीजें भरी हुई हैं, और ये भी अगर सॉलिड होता तो इसका वेट लगभग और 1.5 गुना हो जाता। तो ये 1.5 गुना वेट लेकर के हमारी नेक इसको सपोर्ट नहीं कर पाती। इसलिए ये कुदरती तौर पे हॉलो बनाए गए ताकि हेड का जो वेट है वो थोड़ा कम हो सके। अच्छा, फिर उसके अलावा और क्या, ये हमारी वॉइस को भी एक क्वालिटी देते हैं। जो साइनसेस हैं ये गिटार में कैसे नीचे डब्बा जैसा होता है, गिटार में तो तार से ही आवाज आती है, डब्बा क्यों होता है? वो डब्बा रेजोनेंस के लिए होता है, आवाज को एक क्वालिटी देने के लिए होता है। ऐसे हमारी आवाज की क्वालिटी को अलग करने के लिए ये गड्ढे हमें कुदरती तौर पे मिलते हैं। गड्ढे की अलग अलग चौड़ाई मोटाई हर व्यक्ति की होती है, ऐसे ही उसकी आवाजें भी भिन्न भिन्न होती है। हर व्यक्ति की आवाज भिन्न होती है। आप आराम से उसकी आवाज सुन के दूर से ही फोन पे भी बता सकते हो कि मुझे इस व्यक्ति ने या इस लोग ने कॉल किया है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? इस साइनस के अंदर म्यूकस यानी कि बलगम जम जा रहा है। कभी कभी वो इन्फेक्ट होकर पस का फॉर्म भी लेता है, कभी कभी उसमें मासेस ग्रो कर जाते हैं, कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो बीमारी होती है वो साइनोसाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें साइनसेस के अंदर पस भर जाता है। और एलर्जी को भी अक्सर लोग साइनस करके बोलते हैं। तो अगर आपको, क्योंकि आज तो हम लोग
2022 में है, तो ये टर्म अब चलेंगे नहीं कि मुझे साइनस है। अगर आपको साइनोसाइटिस है तो आप बोलिए मुझे साइनोसाइटिस, आपको पता होना चाहिए, आप जागरूक लोग हैं। साइनोसाइटिस है तो आपको साइनोसाइटिस है। अगर आपको एलर्जी है तो आपको एलर्जी है, तो उसको साइनस करके नहीं बोलना चाहिए कि मुझे साइनस है, क्योंकि ये एक वेग टर्म हो गया। एलर्जी का इलाज अलग है, साइनोसाइटिस का इलाज अलग है। अगर मासेस बढ़े हुए हैं, पॉलिप्स बन गए हैं, उनका इलाज अलग है। तो ये सारी अलग अलग बीमारी हैं, अलग अलग इलाज हैं, और इसको हमें अलग अलग ही समझ करके इलाज करना होगा और कराना होगा। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप ब्लाइंडली गए डॉक्टर के पास, आपने अपना कुछ प्रॉब्लम बोली और इलाज कराया चले गए। आपको पूछना चाहिए कि डॉक्टर मुझे क्या बीमारी है, मेरा किस चीज का इलाज होगा, क्या इसके तरीके हैं इलाज के, क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो अपनी डिजीज को क्लैरिफाई करें। अगर नहीं समझ में आता, इसीलिए डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर का काम दवा लिखना नहीं है। आप डॉक्टर को दवा लिखने की फी नहीं देते, आप डॉक्टर को सलाह की फीस देते हैं। तो आप सलाह लीजिए, अपनी बीमारी के बारे में सवाल पूछिए, क्या बीमारी है मुझे, और डॉक्टर, मैं आपको सही बता रहा हूं, खुशी खुशी आपको बताएंगे। उनको अच्छा लगेगा कि उनको अगर मिला कि कोई जागरूक मरीज मेरे पास आया, उसको इन्फॉर्मेशन है और वो और इन्फॉर्मेशन चाहता है अपनी बीमारी से संबंधित, तो खुशी खुशी वो आपको बताएंगे। तो आप उनसे पूछिए और डिजीज को क्लैरिफाई करिए। तो साइनस नाम की कोई बीमारी नहीं होती, साइनोसाइटिस, पॉलिप्स, एलर्जी, इस तरह की बीमारी होती है। एलर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन सवाल लोग पूछते हैं कि ठीक है एलर्जी तो आप दवा देते हो, ठीक होती है, कंट्रोल होती है, घरेलू नुस्खे बताइए कि कैसे हम अपनी एलर्जी को कम कर सकते हैं। बड़ा ही कॉमन लोग पूछते हैं और बड़े सरल इसके उपाय भी हैं। तो कुछ बेसिक्स से शुरू करते हैं। एलर्जी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने क्लिनिक में एलर्जी को टेस्ट भी करते हैं, लोगों को चेक करते हैं कि उनको किस किस चीज से एलर्जी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों को एक HDM नाम की चीज होती है, उससे एलर्जी निकलती है। HDM हाउस डस्ट माइट्स को बोलते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक कीड़े कह सकते हैं। खटमल तो आप समझते होंगे, खटमल को ही अगर 1000 गुना छोटा कर दीजिए, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, आंखों से ना दिखने वाले कीड़े होते हैं। इनका साइज अगर मैं आपको बताऊं तो मिलीमीटर, समझ रहे हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर के भी 10 भाग कर दीजिए तो 0.1 मिलीमीटर के आसपास इनका साइज होता है। और ये रहते कहां है? ये हाउस डस्ट माइट्स रहते हैं हमारी बेडिंग्स के अंदर। जैसे चादर होगी, चादर के नीचे गद्दा रहता है, तो ये गद्दे के अंदर रहते हैं। पर्दे हो गए, भारी पर्दे, अगर हल्के पर्दे हैं तो उसमें नहीं रहते। एक्चुअली इनको क्या है, सनलाइट से बहुत दिक्कत होती है, धूप से बहुत दिक्कत होती है, तो ये धूप अवॉइड करते हैं। तो बेडिंग के अंदर जो डीप एरियाज होते हैं उसमें घुसे रहते हैं। हैवी कर्टेन्स हैं, भारी कर्टेन्स हैं, उसमें छुपे रहते हैं। कारपेट्स हैं, उसमें छुपे रहते हैं। तो हाउस डस्ट माइट्स, अगर हम सिर्फ इस एक चीज को कंट्रोल करते हैं तो हमारी 50% एलर्जी तो ऐसे ही कम हो जाती है। कभी किसी ने आपको ये बताया नहीं होगा कि एलर्जी को ट्रीट करने का एक ये भी तरीका होता है। यहां से शुरू होता है, प्रिवेंशन से। भाई एलर्जी क्या है? एलर्जी बॉडी का रिस्पॉन्स है। एलर्जी कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स समथिंग। ये समथिंग बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक मैंने जैसे आपको बताया, ज्यादातर लोगों को जब हम टेस्ट करते हैं तो उनको HDM यानी कि हाउस डस्ट माइट्स की एलर्जी निकलती है। और किस किस चीज से एलर्जी निकलती है? और डस्ट, जो हाउस डस्ट होती है, धूल, घर की धूल, उससे एलर्जी निकलती है। अच्छा, रेयर इंसिडेंट्स में क्या हुआ, एक सज्जन थे, उनको लाल मिर्ची पाउडर से एलर्जी निकली, तो उन्होंने लाल मिर्ची पाउडर छोड़ा, हरी मिर्ची का सेवन करना शुरू किया, उनकी एलर्जी ऐसे ही ठीक हो गई, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी। तो आइडेंटिफाई करना एक अच्छी चीज है कि भाई एलर्जी तो बॉडी का रिस्पॉन्स है, किसी चीज के विरुद्ध है। उस चीज को अगर हम हटा दें अपने आसपास से, अपने दिनचर्या से, अपने खान पान से, अपनी सराउंडिंग से, तो एलर्जी ठीक हो जाती है। तो हाउस डस्ट माइट्स
जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ रहता है, तो जहां रहता है वहीं से उसको हटाना होगा। तो बेडिंग से हटाने का क्या तरीका है, जैसे मैंने बताया धूप से इनको बड़ी दिक्कत है। तो अगर मैट्रेस को धूप दिखा देते हैं, सनलाइट दिखा देते हैं, आज लखनऊ में जैसे बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, मैट्रेसेस को अपने ले जाके धूप में डालिए। और हाँ, जिसको एलर्जी है, जिस व्यक्ति को एलर्जी है, घर के जिस सदस्य को एलर्जी है, वो इस काम को नहीं करें, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ऐसे करने से। उनको छोड़ करके बाकी लोग घर के हों, यदि वो सक्षम है, या किसी की मदद लेकर के मैट्रेस को धूप में डालें और उसको लगभग 1.5-2 घंटे धूप में रहने दें। उसके बाद यदि वैक्यूम क्लीनर की सुविधा उपलब्ध है तो उसको वैक्यूम क्लीन करें। अगर हफ्ते 4 हफ्ते तक आपने ऐसे कर दिया तो हाउस डस्ट माइट्स 30% ही बच जाएंगे। 30% ठीक है, फिर बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको करते रहेंगे तो एलर्जी आपकी कंट्रोल रहेगी। देखिए, दवा तो एक सीधा सीधा है कि भाई हमने आपको एंटी हिस्टामिन्स दिया, एंटी एलर्जिक दवाई दी, आपकी एलर्जी कम हो गई, बट वो कम होती, ठीक नहीं होती। अगर एलर्जी को ठीक करना है तो सबसे इजी तरीका यही है कि आप उसको अवॉइड करें। जो हाउस डस्ट माइट्स है, इनको अवॉइड करें और ढूंढें किस चीज से एलर्जी है। अगर ढूंढ पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसको फिर आप अपने सराउंडिंग से, अपने खान पान से, बहुत लोग को पोलन एलर्जी निकलती है, बहुत लोग को खाने पीने की, जैसे पनीर से एलर्जी निकलती है, किसी किसी को फ्रूट्स से एलर्जी निकलती है, किसी किसी को जो घर में जाले लगे होते हैं उससे एलर्जी निकलती है, किसी को थ्रेशिंग, वीट डस्ट थ्रेशिंग होती है ना, जैसे जब गांव में थ्रेशिंग होती है, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं या जाना होता है, उससे एलर्जी निकलती है। तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक तो ये एलर्जी होगी। मासेस, अक्सर लोग नाक ऐसे उठा करके शीशे में देखते हैं, बोलते हैं मेरे तो मांस बढ़ गया है। वो क्या होता है भाई, वो कैसा मांस होता है? एक्चुअली नोज में अगर उठा के देखेंगे तो दोनों साइड में रेड रेड बल्ज जैसे, मटर के दाने जैसे मांस होते हैं, जिनको की टर्बिनेट्स बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और आम भाषा में उसको मांस बोलते हैं। बहुत लोग उससे भी परेशान रहते हैं। उसको देख करके उन्हें भी लगता है मेरे कुछ ऐसे बड़ी समस्या होगी, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गोल गोल मटर के दाने जैसे मांस होते हैं नाक के अंदर, दोनों साइड्स में दिखते हैं, वो टर्बिनेट्स होते हैं। उनका कलर रेड होता है, डार्क रेड होता है, मतलब डीप रेड होता है, बहुत ऐसे खूनी लाल नहीं होता, और पिंक भी नहीं होता, और येलोइश भी नहीं होता, और व्हाइटिश भी नहीं होता, थोड़ा रेडिश ज्यादा होते हैं, और एकदम गोलाई लिए हुए होते हैं, और साइड्स में ज्यादा दिखते हैं। ये टर्मिनेट मासेस होते हैं, ये सभी के रहते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। ये इंसानों के, जानवरों के भी होते हैं, तो उसको देख के घबराना नहीं है। इसके अलावा भी कुछ मासेस होते हैं, तो जब वो मासेस होंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि नोज का ब्लॉक हो जाना, चोक हो जाना, एक नाक का या दोनों नाक का चोक हो जाना। उसके अलावा नोज से कभी कभी किसी को ब्लड आता है, तो अगर ब्लड आ रहा है या नोज अक्सर ब्लॉक, एक तो कभी कभी ब्लॉक होना वो तो सभी के हो जाती है, नोज ब्लॉक होना कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, सभी के किसी न किसी दिन नोज ब्लॉक हो सकती है, कोई हार नहीं है उसमें। लेकिन अक्सर अगर नोज ब्लॉक हो रही है, एक साइड की हो रही है या दोनों साइड की हो रही है, या नाक से ब्लड आ रहा है, या फिर वो एक स्ट्रेंज साउंड सी आ रही है नाक से, तो वैसे में डॉक्टर की सलाह लें। मांस को डिफरेंशिएट कराएं कि वो किस प्रकार का मांस है, हानिकारक मांस है या वो वही टर्मिनेट है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो उससे फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक हो जाता है। पॉलिप्स बोलते हैं उसको, पॉलिप्स भी ठीक हो जाते हैं। फिर और एक अक्सर लोग बात करते हैं कैंसर से रिलेटेड, कि मुंह में अगर कहीं पे भी छाला हुआ तो उसको कैंसर मानते हैं। देखिए, मुंह में छाले का एक सिंपल सा नियम है कि अगर वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं होता है तो आपको उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। 2 हफ्ते के अंदर का छाला है, कोई घबराने की बात नहीं। अगर छाला आया 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में भी ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। यदि वह छाला 2 हफ्ते के बाद रहता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए,
तब उसको सीरियसली लेना है। 2 हफ्ते से पहले अगर छाला है, आपके ऊपर है, आप चाहे तो सलाह लें, चाहे तो सलाह ना लें। बहुत से लोग होते हैं वो एक ही दिन में वो डॉक्टर की सलाह चाहिए, भाई मुझे ऐसे कुछ भी दवा मैं ओवर द काउंटर नहीं लूंगा। तो वालेकुम अस्सलाम अमरीन के दवाई जी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हो रहे हैं छाले को तो बहुत ही उसको सीरियसली लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2 हफ्ते से ज्यादा अगर किसी छाले को हुए हैं तो वो कैंसर ही होगा, ना ना ना, ऐसा नहीं। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर टाइम हो गया है, सीरियसली लेने का मतलब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। अब आप उसको अपने इलाज से छोड़ के डॉक्टर के इलाज में डाल दीजिए। जैसा बेहतर समझा जाएगा वो किया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है 2-3 हफ्ते हो गए, महीना भर भी हो गया मान ली छाले का, और पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसको हम लोग असेस करते हैं। क्योंकि कैंसर वाले छाले में और नॉर्मल छाले में कुछ अंतर होते हैं जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एज अ डॉक्टर मैं उसको फील करता हूं, क्योंकि अल्सर का एक फील भी होता है, उसको इंड्यूरेशन बोलते हैं, तो वो चेक करते हैं। फिर उसमें पेन कितना है, फिर उसमें ब्लीडिंग है कि नहीं, उसका स्लफ जो बेस है वो कैसा है। तो मतलब ये समझिए मोटा मोटी उसको पहले ऐसा नहीं होता है कि 2 हफ्ते से ज्यादा छाला हुआ तो वो कैंसर ही है, नहीं। तो उसको फिर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर घरेलू नुस्खे और ओवर द काउंटर मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। 2 हफ्ते के अंदर आप एकदम आराम से बेफिक्र होकर के उसका इलाज खुद करिए। आप बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, आपको जो मिलता है लीजिए। अच्छा, मैं कुछ बता भी देता हूँ। बी कॉम्प्लेक्स तो अक्सर लोग जानते ही हैं कि अगर मुंह में छाले हुए हैं तो उसको हम लोग लगा सकते हैं। उसके अलावा आप, जैसे मैंने गार्गल बताया था, वो पोविडोन, आयोडीन, बीटाडीन, इस तरह की दवा से मुंह में डाल के कुल्ला भी कर सकते हैं। एक तो गार्गल हो गया गले के लिए, अगर आगे की तरफ में छाला है तो आप बीटाडीन से कुल्ला करें, पोविडोन, आयोडीन जिसके अंदर दवाई रहती है, या और भी किसी कंपनी का जो भी हो, उससे कुल्ला करें। तो उससे उस छाले के अंदर क्या है, जो इन्फेक्शन वाला पार्ट रहता है वो ठीक हो जाता है। कभी कभी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से छाले आते हैं। जैसे किसी को मान लीजिए B12 की कमी से छाले आ गए, या किसी को फोलिक एसिड की कमी से छाले आ गए। अच्छा, कीवी का यूज तो बड़ा आजकल डेंगू में होता है। तो कीवी का यूज इसलिए होता है क्योंकि उसमें फोलिक एसिड रहती है। तो अगर आप दवा ना खाना चाहें तो अगर छाले हुए हैं तो कीवी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से करेंगे, बहुत ही कम मात्रा में करेंगे। अगर आपने ज्यादा कीवी खाई तो छाले बढ़ जाएंगे। और हम लोगों ने डेंगू पेशेंट्स में ये बहुत देखा है, क्योंकि हम तो हॉस्पिटल्स में देखते हैं डेंगू के पेशेंट्स एडमिट होते हैं और मुझे कॉल आती है, भाई मैं डेंगू में क्या करूंगा, मैं तो ENT सर्जन हूं। मुझे कॉल आती है उनके छाले देखने के लिए, और जब मैं देखने जाता हूं मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपने ऐसा क्या किया या क्या खाया, तो वो बताते हैं मैंने भरपेट कीवी खाई, खाना छोड़ के कीवी खाई। तो किसी भी चीज का एक्सेस नुकसान करता है, खास करके कीवी के अंदर फिर इतना एक्सेस लेने पर वो अल्सर्स बढ़ा देती है। तो इसके अलावा और भी अगर आपके कुछ सवाल हो तो बता दें, नहीं तो हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट संडे 10 AM हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही।